हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज की अगर हम द हिंदू फ्रंट पेज की बात करें तो आप देख पाओगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके द्वारा मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया गया है। एंड हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे करी हैं। स्पेशली जो बात है वो है 2047 की। जब हमारे 100 साल इंडिपेंडेंस के होंगे तो उस समय के ऊपर कैसे इंडिया डेवलप्ड इंडिया बन सकता है, विकसित भारत बन सकता है, ये सारी बातें भी यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। इसके साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी को भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करी गई है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे किस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे लाने के अंदर इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आप जानते हो पिछले दिनों के अंदर, पिछले साल बेसिकली इंडिया ने G20 को जो कंडक्ट किया था, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं काफी सक्सेसफुल रहा। बाकी एट द सेम टाइम बाकी और चीजें भी हैं जो कि यहाँ पे बात करी गई हैं किस तरह से इंडिया को आगे लेकर जाया जा सकता है। दोस्तों, डेट है आज की 15 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मर्सेनरी स्पाईवेयर। देखो, स्पाईवेयर आप समझते होंगे, राइट? या फिर रेदर आई शुड से आपने मालवेयर वर्ड सुना होगा। मालवेयर वर्ड बना है दो चीजों से, एक है मेलिशियस एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर। मेलिशियस का मतलब होता है खराब। कोई भी ऐसा चीज जो कहीं ना कहीं आपके डेटा को मिस यूज करने की कोशिश करता है, या फिर आपके कंप्यूटर को या जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, मोबाइल हो गया, उसको कहीं ना कहीं इंपैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके माध्यम से आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील हो जाता है, स्पैम्स आते हैं या फिर फ्रॉड्स वगैरह होते हैं। उस चीज को हम मेलिशियस सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं स्पाईवेयर की, तो यहां पर भी आप नोटिस करोगे कि एप्पल ने क्या किया है, आईफोन यूजर्स को अलर्ट भेजे हैं 92 कंट्रीज के अंदर, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है। बेसिकली कहने का पॉइंट क्या है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों को ये मर्सेनरी स्पाईवेयर अटैक से बचना चाहिए, जैसे कि पेगासस हो गया। अब पिछले सालों के अंदर आप नोटिस करोगे पेगासस का मुद्दा इंडिया में बहुत ज्यादा उठा था कि बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स, उनको टारगेट किया जा रहा था, ऐसे एलिगेशंस लगे थे, राइट? अब रेदर देन यूजिंग दोज वर्ड्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड वाली चीजें हो गया, उसकी जगह ये वर्ड जो यूज किया गया है दैट इज मर्सेनरी स्पाईवेयर। स्पाईवेयर तो आप समझ गए हो, ये मर्सेनरी क्या होता है? देखो, मर्सेनरी कोई भी ऐसी चीज होती है जिसके लिए आप पैसे देके उसको खरीद सकते हो, जिसको भाड़े का बोला जाता है। तो एक्चुअली मर्सेनरी स्पाईवेयर का पॉइंट वही है कि कोई इसको खरीद सकता है। इस तरह के स्पाईवेयर जैसे पेगासस, पेगासस का हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो स्टेट वाली कंपनीज होती है, सरकारें होती हैं, वो यहाँ पर खरीदती हैं इनको, राइट? तो इस तरह से कोई भी वेबसाइट जिसको आपको देख के अट्रैक्ट होते हो, कुछ डाउनलोड ऐसे करवाए जाते हैं, कुछ स्टोरीज वगैरह आपको दिखाई जाती हैं, ताकि आप उस लिंक को क्लिक करो, और जैसे आप उस लिंक को क्लिक करते हो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके कंप्यूटर पे, अपने पीसी पे या अपने मोबाइल फोन पे आपके आ जाती हैं। एंड जिस वजह से काफी सारी दिक्कतें फिर आपको आ सकती हैं कि आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड वगैरह किए जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको जानी चाहिए, दैट इज विद रिगार्ड्स टू की स्ट्रोक्स। देखो, की स्ट्रोक रिकॉर्डिंग भी ना एक बहुत ही मेजर चीज हो चुकी है आज के समय के ऊपर। एक्चुअल में आप इसको समझना, जैसे मान लो आपका यहाँ पे एक कीबोर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और कीबोर्ड के ऊपर आप कुछ टाइप करते हो, मान लो कुछ पासवर्ड था और आपका लेट से पासवर्ड था अंकित, ठीक है ना, आप टाइप कर रहे हो ANKIT। अब अगर एक स्पाईवेयर ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपने कौन सी कीज प्रेस करी कीबोर्ड के ऊपर, अगर उसको वो रिकॉर्ड करता जा रहा है, तो कल को ना आपका पासवर्ड उस वाले पर्सन के पास या फिर उस स्पाईवेयर के पास पहुंच चुका है, एंड जिस वजह से कहीं ना कहीं आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया और बाकी फ्रॉड्स किए जाते हैं। तो एक्चुअल में जो एप्पल की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने इसी मर्सिडीज स्पाईवेयर के अगेंस्ट यहाँ पे बात करी है कि कैसे आपके डिवाइसेस को इम्पैक्ट कर सकता है। काफी सारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं, तो काफी कई बार डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड ओवर द टाइम्स पिछले सालों के अंदर भी ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हो गया, एक्टिविस्ट हो गया, कॉर्पोरेट्स हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गया, ये सारे इसके माध्यम से करे गए हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था, एनएसओ ग्रुप का बहुत ही फेमस स्पाईवेयर आपको पेगासस देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फिनफिशर्स प्रोडक्ट, जैसे फिन स्पाई हो गया, ये की स्टॉक्स को कैप्चर करता है। हैकिंग टीम्स गैलीलियो हो गया, ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम इसको आप कह सकते हो, यहाँ पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है। एक्चुअल में इनके एग्जाम्पल जानने इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यूपीएससी के द्वारा इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लेट से फिन स्पाई न्यूज में था, इसका अर्थ क्या है, राइट? इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर यूपीएससी ने पूछे भी हैं, आगे भी कहीं ना कहीं पूछ सकता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन हैज बीन पेगासस, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अब ये क्या चीज है सर, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स? देखो, समझो इस बात को। मान लो आप हो और आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, और आप अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो। अब एक तो बात हुई कि आपने ना इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, और जैसे आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया ना, ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे जोमेटो ने ना अभी रिसेंटली एक चीज ट्राई करी थी। क्या चीज ट्राई करी थी? उन्होंने बात करी थी कि वेज फ्लीट की,
कि जो लोग सिर्फ वेज खाना खाना चाहते हैं तो वो ही लोग उनको डिलीवर करेंगे, उनके ऊपर अलग तरह की वो उनकी जो ड्रेस होगी वो अलग तरह से होगी। तो यानी कि जो लोग वेज खाना डिलीवर करेंगे वो अलग लोग होंगे, नॉन वेज वाले अलग होंगे। ऐसा यहाँ पे जोमेटो वगैरह शुरू किया गया था। अब नोटिस करो, अगर जोमेटो ने इसको टेस्ट नहीं किया कि क्या ये चीज सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, तो होता क्या है ना, हम अचानक से मार्केट में उतर जाते हैं, एंड जिस वजह से कई बार हमें पता नहीं होता कि इससे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अच्छी बात पता क्या रहती है? अच्छी बात रहती है कि मान लो आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, उसको लॉन्च करने से पहले ना उसको एक आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर लॉन्च करो। क्या मतलब इस चीज का? देखो, जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना था, मैंने करोड़ों लोगों तक पहुंचने से पहले 100, 200, 500, 1000 उन लोगों तक पहले मैं पहुंचा, उनके फीडबैक्स देखे, क्या पॉजिटिव उनको दिख रहे हैं, क्या नेगेटिव उनको दिख रहे हैं, फिर जो भी वो चीजें थी ना उनको कहीं ना कहीं मैंने ठीक किया, एंड फिर जाके उसको मेन मार्केट के अंदर उतारा। तो दरअसल में ना रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इसी चीज को बोला जाता है। एक लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट आपको दिया जाएगा, जहां पर आप नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, नए प्रोसेस, नए बिजनेस मॉडल को आप डिप्लॉय करके आप चेक कर सकते हो कि कहीं ना कहीं क्या इश्यूज उसके रिगार्डिंग आ सकते हैं जब इसको बड़े लेवल के ऊपर लॉन्च करेंगे। तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, TRAI, इसने भी अपने अपने रिकमेंडेशन रिलीज किए हैं ऑन वेरियस थिंग्स इन द डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपको इसी सेक्टर के अंदर देखने को मिलेंगे, नहीं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जैसे आपका फिनटेक सेक्टर है, अब यहाँ पर भी जैसे RBI, इडा, सेबी, ये सब भी इस तरह से इसको लॉन्च करते रहते हैं, इनको अनाउंस करते रहते हैं। रीजन भी कि देखो, फिनटेक के अंदर भी कुछ नई नई चीजें आती रहती हैं, तो उनको मेन मार्केट के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉन्च करने से पहले कहीं ना कहीं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उनको लॉन्च किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं रियल टाइम हमें चीजों का एक्सेस मिले, उनकी टेस्टिंग प्रॉपरली हो पाए, प्रॉपर एविडेंस मिले, फील्ड टेस्ट हो पाए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी सैंडबॉक्स भी होते हैं, जहाँ पे AI हो गया, मशीन लर्निंग, IoT, ब्लॉकचेन, इन सभी चीजों को टेस्ट किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी सैंडबॉक्स हो जा सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन सैंडबॉक्स, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा ने रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, मान लो कि ड्राइवरलेस कार्स को आपने टेस्ट करना हो, तो ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्टली आपको उसको आप सड़क पे डाल दोगे, नहीं, उसको टेस्टिंग पहले प्रॉपर करी जाएगी। इसी तरह से आपके हेल्थ केयर सैंडबॉक्सेस हो सकते हैं। तो दिस इज नोन एज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जहां पर चीजों को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर लाइव टेस्ट किया जाता है, जहां पर नए प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय करने से पहले आपको डेटा वगैरह पहले ही मिल जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज वैसाखी, विशु, बिशब, बहाग बिहू, पोइला बैशाख। ये अलग अलग आपको फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे, और यही कहीं ना कहीं इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाता भी है। हमारी प्रेसिडेंट जी के द्वारा लोगों को यहाँ पे इसके रिगार्डिंग विशेष करी गई। तो थोड़ा सा इन सभी फेस्टिवल्स के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। देखो, बैसाखी के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे। बैसाखी बेसिकली पंजाब और कुछ आसपास के रीजन में डेफिनेटली सेलिब्रेट करी जाती है, एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज द पंजाबी न्यू ईयर। सिख कम्युनिटी के लिए इसका डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1699 के अंदर जो 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा खालसा पंथ की यहाँ पे साधना करी गई थी 1699 के अंदर। एंड इसके अलावा ना, जैसे अब ये जो मंथ होता है अप्रैल का, यहाँ पर आप जानते हो कि जो वीट की फसल होती है, ठीक है, जो क्या है, एक आपकी राबी क्रॉप है, राइट, ये पक्के रेडी हो जाती है, तो काटने का प्रोसेस इसके बाद स्टार्ट होता है। तो इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, जहां पर काफी जो किसान है इस समय काफी खुश रहते हैं कि हमारी फसल अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, ऐसे टाइम्स के ऊपर लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, नगर कीर्तन करते हैं, भंगड़ा गिद्दा भी, जो ट्रेडिशनल डांस है, उनको भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह से केरला के अंदर हमें जो केरला न्यू ईयर देखने को मिलता है, दैट इज विशु, ठीक है ना। तो एक हिंदू फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लोग विष्णु जी एंड उनकी जो इनकारनेशन है कृष्णा जी, उनको यहाँ पे वर्शिप करते हैं, और ये अप्रैल के मंथ में आता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें बंगाली कैलेंडर की, तो वहां पर आपको विशुभ या फिर पहला बैशाख, ये भी आपको सेलिब्रेट करता हुआ देखने को मिल जाता है। वेस्ट बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता है इसको, शुभ नववर्ष, ठीक है ना, बेसिकली हैप्पी न्यू ईयर एक तरह से, इस ये कह के भी लोग यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड इस समय के ऊपर लोग पैंता इलिश, जो कि एक फर्मेंटेड राइस होते हैं विद फिश, वो यहाँ पे खाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, देखिए, असम वाले रीजन की, तो असम के अंदर आपको बहाग बिहू देखने को मिल जाएगा। देखो, 3 तरह के बिहू देखने को मिलते हैं। एक होता है बहाग बिहू या फिर बोहग बिहू या फिर रोंगोली, जो अप्रैल में देखने को मिलती है। इसके अलावा काटी बिहू, जो आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल जाएगा। एक होता है माघ बिहू या भुगाली, जो कि आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि मैं बाकी बता रहा था आपको, जैसे पंजाब में हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, उसी तरह असम के अंदर भी इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। लोग इस समय के ऊपर बॉन फायर्स जलाते हैं, जिनको मेजिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको पुथांडु नाम से तमिल न्यू ईयर देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, तो पूरी दुनिया भर में लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। लोग इस समय ना अपने घरों के बाहर जैसे रंगोली नहीं बनाते, उसी को कोलम बोलते हैं, यहाँ पर एक तरह से ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, स्ट्रेट लाइंस हो गया, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हो गया, उस हिसाब से। तो तमिलनाडु के अंदर ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इनकी पॉइंट जो डिश है दैट इज मैंगो पचाडी, उसको भी यहाँ पे लोग कुक करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू यूरेशियन ऑटर। देखो इंडिया में पहली बार क्या हुआ है, यूरेशियन ऑटर को ना रेडियो टैग किया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर आपको जो सतपुरा टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। अब पहले तो दिमाग में आपको आएगा कि सर ये रेडियो टैग इसको क्यों कर दिया गया, रेडियो कॉलर इसको क्यों कर दिया गया? क्योंकि देखो आप इस बात को समझो, जब भी हम किसी भी एंटिटी को रेडियो कॉलर करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पता लगता रहता है उसका पूरा डेटा, कैसी कैसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उसके बेस के ऊपर हम उसकी होम रेंज हो गया, मूवमेंट हो गया, हैबिटेट कितना सूटेबल है, वो सारी बातें हमें उसकी पता लगती रहेंगी। प्लस एट द सेम टाइम ना यूरेशियन ऑटर आपको एक एक्वाटिक स्पीशीज देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो और ये काफी चीजें ना इंडिकेट भी करती है कि वहां का इकोसिस्टम कैसा है। तो जब हमें हमारे पास सारा डेटा होगा ना इसके रिगार्डिंग, तो हम अकॉर्डिंगली उसका लिंकेज एस्टेब्लिश कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज के साथ, फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी के साथ। तो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम कैसे चल रही है वो भी यूरेशियन ऑटर के थ्रू जो रेडियो कॉलर हम करा है उसके ऊपर, उसके माध्यम से हमें ये चीजें पता लग पाएंगी। बाकी आप देखिए ये एक सेमी एक्वाटिक मैमल आपको देखने को मिल जाएगा जो कि यूरेशिया के नेटिव है, वहीं से नाम आया इसका यूरेशियन ऑटर। ये थोड़े शाई होते हैं, ठीक है ना, एंड नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब क्या? रात के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। एंड जो प्रे को ये हंट करते हैं वो भी रात के समय यहाँ पे आपको करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और नोटिस करिएगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर आपको पाए जाते हैं, जैसे आपका लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, मार्शेस, स्वैम्प फॉरेस्ट, कोस्टल एरियाज, ये सारे एरियाज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्या इंडिया में भी मिलते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल। आपको नदर्न इंडिया भी, सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया, आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी मेजरली आपको यूरेशियन रीजन है, बाकी यूरोप, एशिया और अफ्रीका, तो पूरा रीजन तो डेफिनेटली इन तीन कॉन्टिनेंट्स में ये देखने को मिलते हैं। IUCN में बात करें तो ये आपको नियर थ्रेटेंड देखने को मिल जाएंगे, साइट्स में अपेंडिक्स 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में एक्ट में शेड्यूल 1 के अंतर्गत इनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है। बाकी बात करें कि कहां पर इनको रेडियो कॉलर किया गया है, दैट इज एट सतपुरा टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। सतपुरा टाइगर रिजर्व आपको जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपकी पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतपुरा नेशनल पार्क एंड साथ साथ बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मेजर 3 आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें टीक, साल एंड हिमालयन के बहुत सारे आपको पेड़ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे ऑटर्स तो मिलते ही हैं। ऑटर्स के अलावा आपका टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, जैकॉल एंड इंडियन स्किमर, मार्श क्रोकोडाइल, ये अलग अलग स्पीशीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। मेजरली जो यहाँ पे वेजिटेशन होती है दैट इज मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, राइट। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको यूरेशियन ऑटर और सतपुरा टाइगर रिजर्व के बारे में जानने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन। अब ये क्या मुद्दा है सर, माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन? देखो फॉर्मुलेशन आप समझते हो, फॉर्मुलेशन वर्ड जब भी आप सुनोगे ना कभी, इसका मतलब होता है किसी चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी चीज को हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है, पर किस चीज को कंबाइन कर दिया? देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, आप माइक्रोब समझते हो, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है ना कि एक या एक से ज्यादा माइक्रोबियल स्ट्रेन्स को या स्पीशीज को आपने कंबाइन किया एंड उसको फिर अलग अलग पर्पसेस से यूज कर लिया। सर अभी भी समझ नहीं आया? देखो मैं आपको बताता हूं। अभी पता क्या हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, ये आपको कोझिकोड में देखने को मिलता है केरला के अंदर। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर इन्होंने नोटिस किया कि फार्मर्स की ना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं काफी कम है। अब इस चीज को ठीक करने के लिए उन्होंने कुछ माइक्रोबियल फॉर्मुलेशंस बनाए, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज किया, जिसके माध्यम से जो भी सॉइल के रिगार्डिंग पीएच इश्यूज आते हैं कि थोड़ी एसिडिटी हो गया या बेसिक हो गया, उसको सॉल्व करने के लिए, एंड कहीं ना कहीं ये जो भी आपके माइक्रोबियल स्ट्रेन्स हैं ये कैसे इफेक्टिवली हमारी सॉइल तक पहुंच पाए, ये काम किया जाया है बाय IISR कोझिकोड। समझे इस बात को? तो ये यहाँ पे इस वजह से न्यूज में था। अब हमें एक तो ये बात पता होनी चाहिए कि हाँ यार कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च आखिर है कहाँ पे। दूसरी बात, इन्होंने ही यहाँ पे इसको डेवलप किया है। तीसरा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये जो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टोलाइम, बैक्टोजिप्सम एंड ट्राइकोजिप्सम, ये 3 माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन के नाम है। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये केमिकल्स या जो भी है ये न्यूज में थे, ये क्या है एग्जैक्टली, किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो 3 चीजें हैं ना, बैक्टोलाइम, बैक्टोजिप्सम और ट्राइकोजिप्सम, ये माइक्रोबियल फॉर्मुलेशंस के नाम हैं। एंड यहाँ पे कोशिश ये की गई है कि इनके अंदर आपके जो भी आपके अलग अलग बेनिफिशियल माइक्रोबियल्स हैं उनको यहाँ पे यूटिलाइज किया जाए। एंड जो भी एग्रीकल्चर में हमें इश्यूज आते हैं, चाहे वो सॉइल की पीएच इश्यूज हों
या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे तक कहीं ना कहीं सॉइल तक नहीं पहुंच पाते। तो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनका यूज किया जा रहा है। जैसे बैक्टोलाइम के माध्यम से बेनिफिशियल बैक्टीरिया यहाँ पे पहुंच पाएगा। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका बैक्टोजिप्सम और ट्राइकोजिप्सम की, तो इसके माध्यम से भी ये सॉइल पीएच को नियर न्यूट्रल लेवल तक ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को यहाँ तक पहुंचाने का काम इनका देखने को मिल जाता है। पिछले कुछ महीने पहले भी ट्राइकोलाइम नाम का एक फॉर्मुलेशन था जो यहाँ पे रिलीज किया गया था इनके द्वारा ही। तो ध्यान रखिएगा इनके अंदर ना जिप्सम का अच्छा खासा यूजेस देखने को मिलता है। जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब इसके माध्यम से होता क्या है, आपको जो सल्फर और कैल्शियम है वो प्लांट को मिलता है एंड अकॉर्डिंगली उससे क्रॉप यील्ड इंप्रूव होती है। एसिडिक सॉइल जहां पे हमें देखने को मिलती है या फिर एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, उसको अच्छे से ट्रीट कर देता है जिप्सम, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से रूट ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिलती है। बाकी सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना एंड रन ऑफ को रोकना, इरोजन को रोकना, ये सब चीजों के अंदर जिप्सम हेल्प करता है। तो जो हमने यहाँ पे माइक्रोबियल फॉर्मुलेशंस डेवलप किए हैं उनसे ये सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, प्लस एट द सेम टाइम हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे आपके हिसाब से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसके अलावा मैंने आपको आई थिंक फ्राइडे होमवर्क दिया था, ठीक है, सैटरडे में नहीं था, कुछ काम था मुझे उस दिन। तो जो होमवर्क मैंने फ्राइडे दिया था तो उनका आंसर मैं अगर डिस्कस करूं तो यूनिकॉर्न की अगर हम बात करें तो बिल्कुल $1 बिलियन से ज्यादा जिनकी वर्थ होती है उन्हीं को हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। सीडीपी सुरक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने बात करी थी कि सब्सिडीज जो हमने देती होती हैं हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को, उसके लिए एक पेमेंट सिस्टम था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती थी, एक जगह पर आई थिंक हेपेटाइटिस ए लिखा गया था, एक जगह पर सी लिखा गया था, ऐसा कुछ था। बट एनीवेज पॉइंट मेरा ये था कि हेपेटाइटिस जो सी होता है ना उसके लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, ए के लिए तो वैक्सीन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट थोड़ी इनकरेक्ट थी बट आई होप आप समझ गए होंगे कैसे ये इसको कर सकते हैं। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन आपका ये होमवर्क रहेगा जिसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू सोशल कैपिटल के बारे में। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो। दो एमसीक्यूज मैंने आपको होमवर्क दिए थे उनका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। एक था कामराजार पोर्ट, तो जो पहला बात कर रहा है कि इट इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी, ये बात बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कामराजार पोर्ट लिमिटेड को यहाँ पर रजिस्टर किया गया है, ठीक है। एंड इंडिया में ये एकमात्र ऐसा मेजर पोर्ट है जो कि कॉर्पोरेटाइज्ड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडीड करेक्ट। मुंद्रा पोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो, देखो अदानी पोर्ट्स के द्वारा इसको यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है, ठीक है ना। गुजरात के अंदर आपको लोकेटेड कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है। विशाखापट्टनम में कह रहा है कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज नो, ठीक है ना। हमारा जो मैं आपको बात कर रहा था मुंद्रा पोर्ट हो गया आपका, जो जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा जिसको रन किया जाता है, वहां पर हमें लार्जेस्ट कंटेनर गेट पे देखने को मिलता है। तो दो पेयर यहाँ पे ठीक है, तीसरा यहाँ पे इनकरेक्ट था। एक मैंने और आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट जो उनके लीडर्स हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी जो लीग थी, बिल्कुल उसको महात्मा गांधी जी के द्वारा ही फाउंड किया गया था 1932 के अंदर। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा को सहजानंद सरस्वती जी ने ही इसके पहले प्रेसिडेंट थे। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आपको ईवी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा ही स्टार्ट करी गई थी 1925 के अंदर इन तमिलनाडु, ताकि कहीं ना देखो जो उस टाइम सोशल ऑर्डर था या जो हमारी सोसाइटी थी, काफी इश्यूज थे उसके अंदर, उसको रिफॉर्म करने का यहाँ पे इनकी कोशिश थी। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PW ओनली से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।